नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो कला और संस्कृति का विकास हुआ, वह किस प्रकार से हुआ, कैसे संगीत का विकास हुआ, कैसे जो सांस्कृतिक विरासत है उसका विकास प्रारंभ हुआ, चित्रकला का विकास किस प्रकार से हुआ। और इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं, जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछी जाती है, वह कौन सी है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें दिल्ली सल्तनत के दौरान कला और संस्कृति के विकास को। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का काल है, वहां पर संगीत का विकास होता है। हम कुल मिलाकर देख पाते हैं कि जो भारतीय संगीत है उस समय का, उस संगीत पर फारसी परंपरा का काफी प्रभाव पड़ता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के लोग फारसी परंपरा से आते हैं, यानी वो लोग आते हैं जो फारसी परंपरा से कनेक्टेड है। तो अपने साथ वह फारसी परंपरा की जो मूल भावनाएं हैं उन्हें भी साथ में लेकर आते हैं। फिर उनका मेल होता है भारतीय सभ्यता से, भारतीय संगीत से, भारतीय संस्कृति से, और फिर उनके मेलजोल से एक नई परंपरा का प्रारंभ होता है। अपने पिछले वीडियो में हमने इस बात की बहुत डिटेल से चर्चा की कि कैसे भारत में हिंदू मुस्लिम या इंडो इस्लामी जो कल्चर है वह विकसित हुआ, उसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि, विचार, वह सब कुछ हमने समझा है। तो उसी तरह से हम देख पाते हैं कि भारत में संगीत का विकास होता है। हालांकि भारतीय सभ्यता में संगीत बहुत प्रारंभ से ही था, लेकिन जब फारस के साथ उसका कनेक्शन बिल्ड होता है तो एक नई परंपरा देखने को हमें मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि जो भारतीय संगीत है उसका संरक्षण किया जाता है, और जब टाइम आता है भक्ति आंदोलन का, उस समय जो भारतीय संगीत है उसे फारस के लोग भी संरक्षण देते हैं। इनमें सबसे फेमस नाम है अमीर खुसरो का, जो भारतीय संगीत को अपनाता है और भारतीय संगीत की जो बहुत सारी विधाएं हैं उसे प्रचारित प्रसारित करता है। अमीर खुसरो के विषय में जब हम देखें तो जो सितार और तबला है उस यंत्र को इसने विकसित किया है। जो कव्वाली है, तराना शैली है, वह भी इसी से जुड़ी है, और कई सारी नई रागों का इसने इजाद किया, जैसे राग जिएजाई, राग यमन। अमीर खुसरो का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय संगीत में, या हम कहे जो फारसी संगीत का प्रभाव पड़ा भारत में, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। यह फारस की परंपराओं को भारतीय संगीत में सम्मिलित करता है, और जो भारतीय संगीत की परंपराएं हैं उन्हें फारस के संगीत में सम्मिलित करता है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन उस समय बहुत तेजी के साथ चल रहे थे, तो उनमें भी जो गायकी है वह हमको बहुत ज्यादा दिखती है। यानी जो सूफी संत हैं वह भी गायन करते थे, मतलब गाकर अपनी बातें बताते थे। वहीं जो भक्ति आंदोलन के संत हैं वह भी गीतों के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार होता है और एक नई सभ्यता का विकास होता है। दरबारों में भी हम देखते हैं कि संगीत को संरक्षण दिया जाता है, और दरबारी आयोजनों में भी भारतीय संगीत और जो फारसी संगीत है उसका मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। जैसे कव्वाली जैसी परंपराएं हमको देखने को मिलती है, जो मुख्यतः आती है सूफी परंपरा से, और सूफी परंपरा इस्लाम की एक परंपरा और जो आपकी भारतीय परंपरा है उसके मिक्सअप से बनी है। तो हम देख पाते हैं कि जो दरबारी संगीत है वहां पर भी सूफी परंपरा को और उसकी जो विधाएं हैं जैसे कव्वाली, उसे सुना जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा डाउट आपके मन में अभी आएगा, वह क्या? हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत चल रहा था शरीयत के कानूनों से, और शरीयत के कानूनों से चलने का मतलब इस्लाम के जो मूल विचार हैं उन्हीं के आधार पर यह चलेगा। लेकिन जो इस्लाम है उसमें तो संगीत वर्जित है, मतलब संगीत को मना किया गया है। फिर संगीत का विकास कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत के दौरान? अब इस तरह के प्रश्न आपसे मेंस में और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो इस्लाम है, इस्लाम में संगीत को लेकर मतभेद है। एक तरफ कोई नहीं है, दो तरह के विचार हमको दिखते हैं। एक आपके हैं रूढ़िवादी इस्लामी, जो यह मानते हैं कि संगीत वर्जित है, संगीत नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जो प्रगतिशील मुसलमान है, यानी जो समय के साथ चेंज हो रहे हैं और नए इनोवेशंस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, वह मुस्लिम। और जो सूफी परंपरा के लोग हैं, यह दोनों संगीत को अपनाते हैं और यह मानते हैं कि संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमें सांस्कृतिक विकास करना हो, चाहे हमको आध्यात्मिक विकास करना हो, दोनों के लिए ही संगीत की बहुत महत्ता है। अब यह लोग कौन मान रहे हैं? जो प्रगतिशील मुस्लिम है। लेकिन जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले हैं वह मानते हैं कि संगीत नहीं होना चाहिए इस्लाम में। इसका प्रभाव हम यह देखते हैं कि भारत में संगीत का विकास होने लगता है, भले ही इस्लामी सत्ता थी। तो भारतीय संगीत ने तुर्की शासकों पर प्रभाव डाला, और
हम देख पाते हैं कि बहुत सारे सुल्तान जैसे बलबन आपका और उसका जो पुत्र है बुगरा खान, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, यह सारे लोग संगीत को संरक्षण देते हैं। मतलब यह लोग जुड़े तो इस्लाम से हैं, इस्लामी परंपरा की बहुत सारी विधियां यह अपना रहे हैं, उन्हीं के नियम कानूनों पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह संगीत को दरबार में महत्व देते हैं। जब हम तुर्क क्षेत्र को देखते हैं तो वहां पर भी जो अरब हैं उनकी अपनी एक संगीत परंपरा थी। वह कई सारे नए वाद्य यंत्र मतलब बजाए जाने वाले यंत्र इस्तेमाल करते थे, जैसे रबाब और सारंगी, और इनकी अपनी एक विशिष्ट पद्धति थी। हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक कल्चरल वैल्यू होती है। वही कल्चरल वैल्यू अरब क्षेत्र में भी हमको दिखती है, जो उनके संगीत में प्रभावशाली रूप से बनी हुई थी। और यह शैली जब भारत में आती है, मतलब जब तुर्क भारत में आते हैं, तो अरबों की जो यह शैली है, यह शैली भी भारत में आती है और इससे भारतीय संगीत में एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। जब हम बात करते हैं अमीर खुसरो की, तो इसका सबसे ज्यादा रोल हमें दिखता है। क्यों? बहुत सारे योगदान यह देता है, जिससे जो यह मिक्स्ड कल्चर वाली बात है या जो यह नई व्यवस्था डेवलप हुई है, इसमें जो संगीत का विकास है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। खुसरो के विषय में हम देखते हैं कि इसने तिलक, साजगिरी, सरपदा, औमन, होर, सनम, इन सारे रागों को प्रचलित किया भारतीय समाज में। और इसी कारण हम देखते हैं कि अमीर खुसरो को नायक की उपाधि दी गई है। यानी भारतीय संगीत में नायक की उपाधि दी गई है किसे? अमीर खुसरो को, क्योंकि वह बहुत सारी रागों के साथ, बहुत सारी परंपराओं के विकास के साथ और भारतीय संगीत में बहुत बड़ा योगदान देता है। अमीर खुसरो को ही यह माना जाता है कि भारत में जो सितार है और जो तबला है, उनका निर्माण किया, उनका विकास करने का काम अमीर खुसरो के द्वारा ही किया जाता है। तो यह भी योगदान हो गया अमीर खुसरो का। जो तुर्क मुसलमान है, यह अपने साथ लाए थे सारंगी, और जो आपका सितार है और जो तबला है, यह उन्होंने भारत में पाया। मतलब सितार और तबला भारत में मिला, सारंगी जो तुर्क परंपरा है वहां दिखती है हमको। तो जब इनका मेल भाव होता है, मतलब जो वाद्य यंत्र हैं, जब वह भारतीय समाज के वाद्य यंत्रों से मिलते हैं, तो नई परंपराओं का, नई गायन विधियों का और संगीत में एक नए इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि संगीत वर्जित था इस्लाम में, लेकिन कहां पर? रूढ़िवादी विचारधारा के साथ प्रगतिशील मुस्लिम इसे अपनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान है, वह संगीत को संरक्षण किस प्रकार से देते हैं। जब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी एक व्यक्ति को ले आता है अपने दरबार में, जिसका नाम है गोपाल। गोपाल को लाया कहां से था? दक्षिण भारत के क्षेत्र से। अलाउद्दीन के विषय में भी कहते हैं कि उसे संगीत का बहुत शौक था, गाने बजाने का काफी वह शौकीन व्यक्ति था। तो इसलिए जो गोपाल है दक्षिण भारत के, उनको वह बुलाता है। गोपाल इसलिए फेमस हैं क्योंकि बहुत बड़े संगीतज्ञ थे दक्षिण भारत के क्षेत्र में, तो उनको बुलाकर यह उन्हें संरक्षण देता है। इसके अलावा जो अमीर खुसरो है, उन्हें भी अलाउद्दीन संरक्षण देता है। तो अलाउद्दीन के साथ हम देख रहे हैं कि दक्षिण के जो संगीतज्ञ हैं गोपाल, उन्हें अपने दरबार में बुलाकर संरक्षण दिया है। यह फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, यह पूछा जाता है कि किसने यह संरक्षण दिया था। फिर जब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक को, तो इसने संगीत के एकीकरण की प्रक्रिया अपनाई। एकीकरण मतलब जो अरब का संगीत है प्लस जो भारतीय संगीत है, उसे एक करने का इसने प्रयास किया। और इसी के समय हम देखते हैं कि एक शास्त्रीय रचना है राग दर्पण, इसका फारस में या फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। फिर जौनपुर के समय हम देखते हैं कि वह भी बहुत फेमस है अपने कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। जौनपुर में सरकी वंश का शासन था और वहां पर उनका शासक था हुसैन शाह सरकी। राग ख्याल को महत्व देता है। इसी के संरक्षण में शिरोमणि नामक ग्रंथ की भी रचना हुई। और एक व्यक्ति और फेमस है हसन ए देहलवी। इसे अपनी गजलों के लिए भारत का सीदी कहा जाता है। तो जौनपुर के लिए दो तीन चीजें। सबसे पहला हुसैन शाह सरकी का नाम, जिसने राग ख्याल को भारतीय संगीत में सम्मिलित किया। उसके बाद संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना हुई। फिर हसन ए देहलवी को भारत का सीदी कहा जाता है। तो तीन चार फैक्ट आप इसमें देख रहे होंगे। आगे देखते हैं जो मालवा का शासक है बाज बहादुर, उसके साथ साथ जो ग्वालियर के राजा हैं मान सिंह, इन्होंने भी संगीत को संरक्षण दिया और मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई। इसके साथ साथ जो ध्रुपद गायकी है उसका भी सृजन हुआ और मुस्लिमों द्वारा प्रचलित नई पद्धतियां भी सम्मिलित की गई। तो जो मालवा का क्षेत्र है वहां का शासक बाज बहादुर, वह भी संगीत को सपोर्ट करता है। ग्वालियर का राजा मान सिंह, वह भी संगीत को सपोर्ट करता है और इनके काल में ही मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई। ध्रुपद गायकी का भी सृजन हुआ
और मान कौतूहल में मुस्लिमों द्वारा प्रचलित नई पद्धतियां भी सम्मिलित की गई। इसके साथ साथ एक हमको संगीतज्ञ मिलते हैं जिनका नाम है चिंतामणि। इन्हें उपाधि दी गई है बिहारी बुलबुल की। और उसी समय जो असम का क्षेत्र है वहां पर एक व्यक्ति है शंकर। इसके अलावा जो जौनपुर का क्षेत्र है वहां पर सूफी संत पीर बोधन। तो चिंतामणि संगीतज्ञ जिसे बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है, असम में शंकर नामक संगीतज्ञ, जौनपुर में सूफी संत पीर बोधन, यह सारे फेमस है अपने संगीत कौशल के लिए। तो जो सुल्तान है वह संरक्षण भी दे रहे हैं और जो इंडिविजुअल लेवल पर लोग हैं वह भी संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो बहमनी राज्य है उनमें फिरोज शाह और महमूद शाह, वहीं जो आपका बीजापुर का क्षेत्र है वहां पर यूसुफ आदिल शाह, यह सारे लोग भी संगीत को संरक्षण देते हैं। फिर जो मोहम्मद तुगलक है इसके दरबार में हम देखते हैं कि लगभग 1200 गायक हमें दिखते हैं। और एक खास चीज हम और देखते हैं कि जो यह गायक है 1200, यह ना केवल गीत गाते हैं बल्कि संगीत की शिक्षा भी देते हैं। तो दरबारी संरक्षण उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व भारत से लेकर पश्चिम भारत तक, यानी पूरे भारत में दरबारी संरक्षण के माध्यम से संगीत को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर जब हम देखते हैं काल लोधी वंश का, तो आपको एक बहुत फेमस नाम याद हो तानसेन का। तानसेन अकबर के दरबार में मिलते हैं, लेकिन जो तानसेन के गुरु हैं उनका विकास होता है लोधी वंश के दौरान। तो लोधी वंश भी संगीत में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अपने अपने समय काल में जो सुल्तान है वह किस प्रकार से संगीत को संरक्षण दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोग काम करते हैं और संगीत को बढ़ावा देते हैं। जैसे बंगाल में आपको मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने कीर्तन शैली को जन्म दिया। फिर सूफी संतों ने जो सामूहिक गान की व्यवस्था है, यानी कई सारे लोग एक साथ होकर गाना गाते हैं, उस व्यवस्था को अपनाया और बाद में यह व्यवस्था विकसित हुई धर्मनिरपेक्ष तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की संगीत प्रथाओं में। अब इसका मतलब क्या है? बंगाल में हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु संगीत की जो नई विधा है कीर्तन, कीर्तन में भी क्या होगा, कई सारे लोग सम्मिलित होंगे। उसके साथ साथ जो सूफी संत हैं इन्होंने भी व्यवस्था क्या अपनाई, सामूहिक गायन की। मतलब कई सारे लोग मिलकर आपस में एक साथ किसी गीत को या एक साथ किसी संगीत को परफॉर्म करते थे। इससे एक नई व्यवस्था विकसित हुई, क्योंकि हम पहले क्या देख रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पर गायन ज्यादा हो रहा था। मतलब एक व्यक्ति गाना गा रहा था या एक व्यक्ति संगीत बजा रहा था, किसी वाद्य यंत्र को बजा रहा था। अब इसमें विकास हुआ, सामूहिक गायन की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था हमको दिखने लगी। इसमें हम देखते हैं कि धर्म निरपेक्ष भी है और जो आध्यात्मिक गायन है, दोनों प्रकार का गायन हमें दिखता है। गजल, कव्वाली, इन सब का विकास सुल्तानों के स्तर पर तो हुआ ही, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी इनका काफी विकास हुआ। में हम एक तथ्य देखते हैं, दीवान। दीवान क्या है? गजल का संग्रह कहा जाता है दीवान को। तो हम देख पा रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से भी संगीत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत है उसके दौरान चित्रकला का विकास किस प्रकार से हुआ, क्योंकि हमें यह भी समझना होगा कि जो शरीयत परंपरा है उसमें किसी इंसान का चित्र बनाए जाने की जो व्यवस्था है वह हमको नहीं दिखती है, और जो भारतीय परंपरा है उसमें हमको यह व्यवस्था दिखती है। फिर जब आपके दिल्ली के सुल्तान आएंगे तो वह क्या करेंगे, वह कोशिश करेंगे कि शरीयत के कानूनों के हिसाब से भी बना रहा जाए और जो भारतीय परंपरा है उसको भी अपनाया जाए। तो चित्रकला भारतीय परंपरा में हमको लंबे समय से दिखती है। वहीं जो दिल्ली के सुल्तान है उनकी व्यवस्थाओं में क्या है कि चित्रकला या किसी मानव का चित्र ना बनाया जाए। तो होता क्या है, चित्रकारी में या भारतीय समाज में उस समय जो चित्रकारी है उसमें हमको नए इनोवेशन देखने को मिलते हैं। नए इनोवेशन कैसे? अब आपके निर्जीव चीजों के चित्र ज्यादा बनेंगे, प्लस प्राकृतिक चित्र सबसे ज्यादा बनेंगे। प्राकृतिक मतलब फूल, पत्ती, जीव, झरने, नदियां, ये सब अब चित्रकारी में मुख्य विषय होंगी। तो नया परिवर्तन होगा दिल्ली सल्तनत के दौरान चित्रकला में। इस्लामी व्यवस्था में हम जो समझ पाते हैं कि जो जीव है उनके चित्र नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन उसके स्थान पर अब ज्यामितीय डिजाइन मतलब ज्यामिति डिजाइन बनाई जाएंगी, पुष्पों के चित्र बनाए जाएंगे। सुलेखन कला मतलब अच्छी तरीके से लिखा जाए, डिजाइनर तरीके से लिखा जाए, उस व्यवस्था को भी अपनाया जाएगा। जिससे हम देखते हैं कि जो आपका कुरान है उसकी भी प्रतियां तैयार की जाती है और उनका अलंकरण होता है, यानी उनको सजाया जाता है। और सजाया कैसे जाएगा? फूल पत्तियों से, ज्यामिति डिजाइन से और सुलेखन कला से। मस्जिद की दीवारों पर जो कुरान की आयतें हैं उनको लिखा जाता है। इसका प्रभाव हम यह भी देखते हैं
कि जो मंदिर निर्माण कला है उसमें भी दीवारों पर लेखन की परंपरा विकसित हो जाएगी। यानी उनका बहुत ज्यादा प्रभाव हमको दिखेगा भारतीय मंदिरों पर, जिन पर लेखन की कला विकसित होगी। हाथ से लिखे गए जो ग्रंथ हैं वह भी हमको बड़ी मात्रा में दिखते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उस समय तो था नहीं, तो हाथ से ही ग्रंथ लिखे जाते थे। जो यह ग्रंथ लिखे जाएंगे इनका प्रभाव हमें दिखने लगेगा। इनका प्रभाव चित्रकला का ग्रंथों पर अब ना केवल लेखन होगा, मतलब ना केवल शब्द होंगे, बल्कि उनके साथ चित्र भी बड़ी मात्रा में हमको दिखने लगेंगे। ग्रंथों की बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार की जाएगी, उनकी सजावट की जाएगी, उनमें विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाएगा। इससे जो अरबी साहित्य है और जो फारस का साहित्य है, यानी जो उनकी परंपरा है चित्रकला में, उसका प्रभाव पड़ने लगेगा भारतीय साहित्य पर और उसके लेखन पर। फिर जो भारत की परंपरा है उस पर भी इस्लाम का प्रभाव या फारस का प्रभाव पड़ने लगेगा। भारतीय दीवारों पर, मंदिरों पर, वहां पर भी चित्रकारी की जाने लगेगी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो राजस्थानी चित्रकारी है और जो पहाड़ी शैली की चित्रकारी है उसका भी बहुत तेजी के साथ विकास होता है। फिर एक नया फॉर्म तैयार होता है। कौन सा? पुस्तक चित्रकला का। मतलब अब पुस्तकों पर चित्रकारी बड़ी मात्रा में की जाने लगेगी। हालांकि हम यह देखते हैं कि जब भारत में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था उस समय भी भारत में चित्रकारी बनी हुई थी। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, इन सब में चित्रकारी चल रही थी। लेकिन क्योंकि इस्लाम धर्म मानव चित्रकारी को वर्जित करता है, तो इसलिए हम यह देख पाते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का काल है वहां पर मानव चित्रकारी बहुत कम होती है। यानी किसी इंसान की चित्रकारी बनाई जाए यह हमको बहुत कम दिखता है। सल्तनत काल में जो चित्रकला का प्रचलन है उसका उल्लेख हमको बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में मिलता है। वह कहते हैं क्योंकि उत्तर भारत में उस समय जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनका नियंत्रण था, इसलिए पत्रों पर, कागज पर और पांडुलिपियों पर चित्र बनाए जाते थे। लेकिन वह चित्र कैसे थे? प्राकृतिक चित्र या फिर निर्जीव चीजों के चित्र। तो मानव चित्रकारी बहुत निम्न स्तर पर थी। कहां पर? दिल्ली सल्तनत के दौरान। कई सारे विद्वान सल्तनत काल में जो चित्रकारी व्यवस्था है उसका वर्णन हमको देते हैं, जिससे हम अपनी बातों को ऑथेंटिकेट कर पाते हैं। ऐसे एक विद्वान है, उनका नाम है हरमन गोड्स। यह पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने मुस्लिम कला शैलियों का उल्लेख किया। तब 1447 में इन्होंने अपने जर्नल द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में बताया कि कैसे इस्लाम व्यवस्था में जो चित्रकला है वह प्रचलित थी और उसका प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ रहा था। इसके अलावा एक चीनी यात्री है जो दिल्ली में आया था, और यह आया कब था? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। तो यह भी दिल्ली सल्तनत की चित्रकारी की बातें बताता है। वहीं जो फारसी ग्रंथ हैं, हिंदी ग्रंथ हैं, उसमें भी जो अलाउद्दीन खिलजी के भित्ति चित्र हैं, पांडुलिपि चित्र हैं, कपड़ों पर बने चित्र हैं, उनका उल्लेख हमको दिखता है। तो अलग अलग क्षेत्रों से रेफरेंस कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे वेस्टर्न का एक विद्वान वह लिख रहा है अपने जर्नल में इल्तुतमिश के समय जो चीनी यात्री है वह भी विवरण दे रहा है, जो फारसी ग्रंथ है उसमें भी विवरण मिल रहे हैं। तो हम डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि कैसे जो चित्रकारी थी उस समय वह चल रही थी, और उसको हम ऑथेंटिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों के विवरण से। तो कुल मिलाकर हमने यह समझा, चित्रकारी तो चल रही थी लेकिन चित्रकारी में जो मानव है वह हमको लगभग जीरो के बराबर दिखती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में चित्रकारी का विकास हो रहा था, यह भी हम देख पाते हैं। जो दिल्ली सल्तनत का काल है इसमें जो चित्रकला है उसका सबसे फेमस विवरण हमको शमसे शराजी अफीफ की तारीखे फिरोज शाही में दिखता है। अब यह तारीखे फिरोज शाही आपको ध्यान रखना होगा। अफीफ की यह पुस्तक है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। इस पुस्तक में बताया गया है, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक की चर्चा हम देखते हैं। इनके विषय में कहा गया है, या अफीफ इनके विषय में क्या लिखते हैं? वह कहते हैं कि सुल्तानों में यह रिवाज है कि वे अपने आराम गृहों को आकृतिक मूलक चित्रों की दीर्घाओं से सुसज्जित करते हैं। मतलब उनके जो आराम गृह हैं, मतलब जो उनका बेडरूम है उसमें चित्रकारी की जा रही है। लेकिन चित्रकारी कैसी है? आकृतियां बनाई जा रही हैं। यह कहते हैं क्योंकि यह लोग इस्लाम व्यवस्था को अपना रहे थे तो इन्हें खुदा से या अपने ईश्वर से भय था, इसलिए यह आदेश था कि जो जीवित आकृतियां हैं उन्हें ना लगाया जाए बेडरूम्स में या फिर इनके शयन कक्षों में। और इस तरह का आदेश फिरोज शाह तुगलक देता है। तो चित्रकारी को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो मूल भावना है इस्लाम की उसके अगेंस्ट या नहीं जाना चाहते। तो पुस्तकें लिखी जा रही हैं, उसमें चित्रकारी है। जो सुल्तानों के शयन कक्ष हैं उनमें भी चित्रकारी की जा रही है,
और जो पांडुलिपियां हैं उनमें भी चित्रकारी की जा रही है। इसी तरह की एक पांडुलिपि हमें मिलती है अमीर खुसरो देहलवी की हमसा नामक पांडुलिपि। इसके साथ साथ जो नूह सिपीर पुस्तक है जिसे लिखा है अमीर खुसरो ने, उसमें भी हमें चित्रकारी दिखती है। इसके साथ साथ जो स्थानीय राजा है वह भी चित्रकारी को संरक्षण देते हैं। जैसे जो मांडू है, जौनपुर है, बंगाल है, यहाँ के जो सुल्तान है यह भी चित्रकारी को संरक्षण देते हैं। जौनपुर इसमें बहुत फेमस है और जो सर की सुल्तान है वह बहुत फेमस है। तो इसी तरह हम देख पा रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं यानी दिल्ली सल्तनत के अलावा वह भी चित्रकला को संरक्षण दे रहे हैं। जैसे हम बात करें अगर मांडू की, तो मांडू बहुत फेमस था अपनी चित्रकारी के लिए और यहाँ पर एक पांडुलिपि हमें मिलती है जो कि है क्या, नियामतनामा उसका नाम है। यह जो ग्रंथ है नियामतनामा, यह किस लिए फेमस है? यह पाक शास्त्र का एक ग्रंथ है। ये जो आपकी पांडुलिपि है इसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं जो पाक शास्त्र से यानी कि खाना बनाने की विधियों से संबंधित है। तो उससे संबंधित बहुत सारे चित्र उसमें बनाए गए हैं। इसमें नियामत नामा में इसमें हमको दिखता है कि जो गयासुद्दीन खिलजी है इसका जो बेटा है नसरुद्दीन खिलजी, इसका उल्लेख हमको मिलता है। कहाँ पर? इसकी पुष्पिका में, यानी डिटेल्स मिलती हैं किसके, नासिरुद्दीन खिलजी का। इसमें हमको जो मालवा की चित्रकला शैली है उसका पता चलता है। तो मांडू एक फेमस प्लेस है और वहां की जो यह पुस्तक है नियामतनामा, या हम कहें जो पांडुलिपि है नियामतनामा, इसमें हमें चित्रकला दिखती है। इसके साथ साथ जो जौनपुर का क्षेत्र है जिसकी चर्चा हमने बार बार की, जो अपने संगीत के लिए भी काफी फेमस था, यहीं पर जो चित्रकला है उसका विकास भी हमको दिखता है। इनमें जो हुसैन शाह सरकी है जौनपुर का सुल्तान, इसने अवधी भाषा में मृगावती नामक एक काव्य की रचना करवाई। रचना की किसने? कुतुबुन ने। वहीं 1531-32 के आसपास जो बंगाल का सुल्तान है नुसरत शाह, इसने भी तरफनामा नामक एक पांडुलिपि तैयार करवाई। तो जो जौनपुर का सुल्तान है वह भी और जो बंगाल का सुल्तान है नुसरत शाह वह भी चित्रकला को संरक्षण दे रहा है। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को। इस समय बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई और उन पुस्तकों के विषय में बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो हम देखेंगे पुस्तक कौन सी है और उसके लेखक कौन है। एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले एक लेखक है नूरुद्दीन मोहम्मद, इनकी पुस्तक है लुबाब उल अल्लाव। फिर अमीर खुसरो सबसे फेमस है और इनकी किताबें हमें ध्यान रखनी होगी। जैसे सजाइन उल फुतूह, यह इनकी किताब है जिसे कहते हैं तारीखे अलाई। दूसरी तुगलकनामा, बहुत बार यह पूछा गया है, यह भी अमीर खुसरो की किताब है। फिर किरान उस सादेन, यह भी मिफ्ताह उल फुतूह, और उसके बाद आशिकी, और उसके साथ साथ आली से बारी। यह सारी किताबें किसकी हैं? अमीर खुसरो की। अब हम देखते हैं जिया नक्शवी को, इनकी किताब है तूतीनामा, यह बहुत फेमस है। फिर जियाउद्दीन बर्नी, इनकी किताब तारीखे फिरोज शाही, यह भी बहुत बार पूछी गई है। फिर फतवाए जहांदारी, यह किताब भी बहुत फेमस है। फिर जो आपके सिराज है शमसे सिराज अफीफ, इनकी किताब तारीखे फिरोज शाही। फिर याहिया बिन अहमद तर हिंदी, इनकी पुस्तक का नाम है मुबारक शाही। फिर फिरोज शाह तुगलक स्वयं अपनी एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है फुतुहाते फिरोज शाही। इसके बाद जमाली कंबू जो कि सिकंदर लोदी के दरबारी कवि थे, इनकी किताब है शियर अल अरिफन। फिर फक्रे बुद्दबीर की किताब है तारीखे फरुखुद्दीन मुबारक शाही। हसन निजामी की किताब नाजुल मासिर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उतवी की किताब किताबुल यामनी, बैहाकी की किताब तारीखे सुबुक्तगीन, इब्न बतूता की किताब रेहला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अल उमरी की किताब मसाजिल उल अबसार, यासी की किताब पद्मावत, यह भी बहुत फेमस है, जिसके आधार पर बाद में पद्मावत ग्रंथ लिखा जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। फिर अबुल फजल बहयाकी, इनकी किताब तारीखे बहयाकी। फकर ए मुदब्बिर, इनकी किताब आदाब उल हरब। वाल सुजात निजामी अरजी समरकंदी की किताब चार मकाले। इसामी की किताब फुतूह उस सलातीन। इसके बाद जो मिन्ना उस सिराज हैं, इनकी किताब तबकाते नासरी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने देखा जो प्रमुख लेखक हैं और जो प्रमुख पुस्तकें हैं वह कौन सी है। हमने यह भी समझा चित्रकला का विकास किस प्रकार से हुआ, संगीत कला का विकास किस प्रकार से हुआ, और जो दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था है वह कैसे शरीयत के कानूनों के साथ रहते हुए भी भारतीय परंपरा में अपना योगदान देती है। तो इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।